World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. नमस्कार मित्रों, पृथ्वी एवं सृष्टि की उत्पत्ति के कई सिद्धांत माने जाते हैं। उसमें से सबसे अहम सिद्धांत यह है कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से सृष्टि का जन्म हुआ, सृष्टि की अवधारणा हुई और यह प्रकृति फूलती फूलती गई। क्योंकि ये सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे पुरुष और प्रकृति का मिलन एवं प्यार, यही एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं आज कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ, तो बात वैसी नहीं। आज मैं एक गज़ल के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ और आपको एक गज़ल सुनाने जा रहा हूँ। गज़ल ये जो प्रकार है, उसके रचना के बारे में, उसके घटकों के बारे में, या अभी जो गज़ल का विमर्श चल रहा है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात करूँगा। लेकिन गज़ल की तरफ जब भी हम देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गज़ल एक तो स्त्रियों से बातें करना या स्त्रियों के बारे में बातें करना, ऐसा उसका अंदाज था सबसे पहले से। जब अरबी में गज़ल की शुरुआत हो गई, अरबी लिटरेचर का वह एक अहम अंग था और उसमें सिर्फ स्त्रियों की स्तुति करना, स्त्रियों के अंग अंग को निखार कर उसके प्रतिमा के कई प्रतिमाओं के साथ, प्रकृति के प्रतिमाओं के साथ उसके बारे में कहना, ऐसी चीज़ें अक्सर अरबी गज़लों में देखा जाती है। अरबी से गज़ल पर्शियन में आई, पर्शियन में वही गज़ल का मिजाज वही रहा, यानी गज़ल का ढांचा जिस तरह नहीं बदला, उसी तरह उसके अंदर की जो शिल्प थे, काव्य शिल्प थे, वो भी नहीं बदले और वहाँ भी गज़ल उसी प्रकार की दिखाई देती है। उसके बाद पर्शियन से फिर गज़ल उर्दू में आ गई और उर्दू में, दक्खन में जब ये गज़ल आ गई तो उसका ढांचा वही रहा, लेकिन भारतीयत्व के जो मिजाज थी, भारतीय साहित्य का जो एक ढांचा था, वो गज़ल ने ओढ़ लिया। और उसके बाद समूचे भारतवर्ष में या भारत उपखंड में बोली जाने वाली भाषाओं में गज़ल लिखने का एक गज़ल का प्रारंभ हुआ, गज़ल लिखने की ओर सी लग गई और फिर वो हिंदी में आ गई, नेपाली में आ गई, मराठी में आ गई, कई भारतीय भाषाओं में और उपखंड की भाषाओं में गज़ल का प्रकार कई कवियों ने लिखने का आरंभ कर दिया। और यह सब देखते हुए जब हम ये देखते हैं कि नेपाल जैसे प्रकृति से भरे, प्रकृति के सौंदर्य से भरे एक देश में जो साहित्य निर्माण होता है, उसमें गज़ल काफ़ी मात्रा में लिखी जाती है। आज जो हम गज़ल सुनने जा रहे हैं वो गज़ल है हमारे नेपाल के मित्र शिव त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने अपने गज़ल में वही अरबी के पुराने परंपरा का अवतरण किया है। वो ऐसे कि त्रिपाठी जी भी गज़ल में अपनी प्रियतम को, प्रेमिका के बारे में कुछ कह रहे हैं। दुवै नेत्रमा प्रेमका छाल देख्छु म फेबार रारा, दुवै ताल देख्छु, दुवै नेत्रमा प्रेमका छाल देख्छु म फेबार रारा, दुवै ताल देख्छु। डराई गरु स्पर्श केश, डराई गरु स्पर्श केश, खुला के समारे समीजाल देख्छु, खुला के समारे समीजाल देख्छु। जसै ढल किँदै हिँड दछ्यौ सामु मेरो,
जसै ढल्किँदै हिँड्दछौ सामु मेरो, कुनै हंसको मोहिनी चाल देख्छु, कुनै हंसको मोहिनी चाल देख्छु। तिमी पल्लवी हौ र वैशाख मेरो, तिमी पल्लवी हौ र वैशाख मेरो, सधैँ नै तिमीमा नयाँ साल देख्छु, सधैँ नै तिमीमा नयाँ साल देख्छु। सबै दिव्य पन्छीहरू छन् तिमीमै, सबै दिव्य पन्छीहरू छन् तिमीमै, म डाँफे जुरेली र मोनाल देख्छु, म डाँफे जुरेली र मोनाल देख्छु। नहेरौँ कसोरी अहो बक्सेमा झन्, नहेरौँ कसोरी अहो बक्सेमा झन्, नहेरौँ कसोरी अहो बक्सेमा झन्, नहेरौँ कसोरी अहो बक्सेमा झन्। अपि देख्छु प्रष्टै म सैपाल देख्छु, अपि देख्छु प्रष्टै म सैपाल देख्छु। दुवै नेत्रमा प्रेमका छाल देख्छु, म फेवा र रारा दुवै ताल देख्छु, म फेवा र रारा दुवै ताल देख्छु। वाह, बढ़िया। शिवजी अपनी गजल में वही परंपरा को दोहरा रहे हैं जो अरबी में शुरू हुई थी। इसका मतलब यह है कि अरबी में जब गजल शुरू हुई तो वह स्त्रियों के वर्णन के लिए या फिर उनसे जुड़ी हुई सौंदर्य के लिए, सौंदर्य की बातें करती थी। वैसे ही यहाँ पर शिवजी ने अपनी गजल में अपने प्रियतमा के अंग अंग को लेकर के, उनके रुतबे को लेकर के, उसकी बोलचाल को लेकर के, उसकी आँखों को लेकर के, बहुत सारी प्रतिमाओं के सहारे वो सब सौंदर्य विस्तृत किया है। अपने प्रियसी की आँखों को जब वो देखते हैं तो उन्हें रेवा और फेरा की झीलों जैसा लगता है। वो जब उनकी चाल को देखते हैं तो उन्हें वो हंस की चाल चलती दिखाई देती है। जब वो उनके अंग अंगों को निहारते हैं तब कई नैसर्गिक यानी प्रकृति की कई प्रतिमाओं को वो उजागर करते हैं और वो सौंदर्य के भाव को ज़्यादा बलशाली बनाते हैं। ये परंपरा पहले से ही चलते आ रही है कि जैसे कि आप लोग तो जानते हैं कि हैदर अली साहब ने कहा था, शब ये फुरकत में क्या क्या सांप लहराते हैं सीने पर, शब ये फुरकत में क्या क्या सांप लहराते हैं सीने पर, तुम्हारी काकूल पेचा को जब हम याद करते। यानी अपनी प्रियतमा के घुंघराले बाल गेसुओं में वो गेसुओं की तरफ वो देखते हैं तो उनको अपने सीने पे कोई सांप रेंगता नजर आता है। ऐसे ही अपने प्रियतम स्त्री की तरफ देख करके उसके सौंदर्य को निखारने के लिए कई प्राकृतिक बिंबों का सहारा लेकर के शिवजी ने भी अपनी गजल में वह सब हुनर दिखाया है। और मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि जिस गजल की जो गायकी है वो गायकी अभी हिंदुस्तानी लोक संगीतों पे आधारित हो गई है। क्योंकि मैंने जैसे पहले निवेदन किया था कि उर्दू से लेकर के गज़ल पारसियन से लेकर के उर्दू में आई और उर्दू से लेकर अन्य भाषाओं में जब आई तब वो यहाँ के यानी भारतीय उपखंड के एशियाई देशों में से जो पारंपरिक लोकगीत होते हैं, लोक गाने होते हैं, उसका प्रभाव गज़ल पर पड़ा दिखाई देता है। इसीलिए शिवजी की ये गायकी जो है, गज़ल गायकी, वो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने पेश किया है। वो हमने देखा एशिया के कई देशों से जब हमारे वीडियोस पे टिप्पणी आती है तब वो लोग कहते हैं कि भाषा का प्रॉब्लम है, इसलिए हम हिंदी में जब बात करते हैं तब डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी में उसका सारांश लिखते हैं। तो आप लोगों से विनती है कि जब आप हमारे चैनल पर आकर के कविता के विमर्श को सुनेंगे, कविता की चर्चा को सुनेंगे, तब जाकर के डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा करिए। धन्यवाद।